चलिए अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब आपको आपके बैच में इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किए हुए थे और इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है आपको शांत रहिएगा तब ना आवाज सुनाई देगा। आपस में बतियाइएगा तो आवाज कहां से सुनाई देगा? मुंह बंद रखिए, आवाज सुनाई देगा। अपना शांत नहीं रहिएगा, झूठ का हल्ला कीजिएगा। आवाज सुनाई नहीं दे रहा जी? है पीला टी शर्ट, सुनाई नहीं दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा है तो फिर झूठ काहे बोलते हैं? आइए बिट्टू सर रहते गुस्सा करके चल जाएंगे तब बोलिएगा कि क्लास छोड़ दिए। झूठ मत बोला कीजिए, फालतू का हल्ला मत किया कीजिए। तो इंडियन ज्योग्राफी शुरू किए थे, लेकिन जो है इंडियन ज्योग्राफी का राज्य विशेष वाला नोट नहीं बन पाया था, जिस वजह से पॉलिटी एक चैप्टर हम आपको पढ़ा दिए, प्रस्तावना, और हिस्ट्री एक चैप्टर पढ़ा दिए थे, तो पाषाण युग, और बोले थे तीनों सब्जेक्ट का घटना चक्र ले लेना है, और तीनों सब्जेक्ट में जो एक एक चैप्टर पढ़ाए हैं घटना चक्र से क्वेश्चन बना लेना है, क्वेश्चन याद कर लेना है। और हमको पूरा विश्वास है मैक्सिमम लोग घटना चक्र नहीं खरीदे होंगे, नहीं बनाए होंगे, नहीं याद किए होंगे। जो बनाए होंगे, किए होंगे याद, वही आगे जाकर के सफल हो पाइएगा, नहीं तो सफल नहीं हो पाइएगा। अगर आप किए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो फिर भी ठीक है। अब शांत हो जाइए। ज्योग्राफी का नोट राज्य विशेष बन चुका है, उसमें हर चीज कर दिए हैं, और ऑफलाइन में हम आपको बंटवा भी दिए हैं। ठीक है, ऑफलाइन में आपको मिल भी गया होगा, सभी लोग को नोट मिल गया, सबको मिल गया है ना जी? सबको मिल गया है ना? किसको नहीं मिला है? काहे नहीं मिला है? बाद में आए होंगे तो कहां से मिलेगा? क्या नहीं मिला है तो मिलबो नहीं करेगा। जो नोट संस्थान में बटेगा पहला दिन मिलेगा, मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। जाकर के फोटोकॉपी करवाइए अपना, ठीक है? और मैनेजमेंट थोड़ा देखिए, वो बोलिए, सबको पूछ के दिया है, नहीं मिला है तो अब नहीं मिलेगा, जाइए अपना फोटोकॉपी करवाइए। ऊपर सब में दे दिया है। चलिए, और ऑनलाइन की जहां तक बात है तो ऑनलाइन पीडीएफ सेक्शन में 1-1:30 ही हम आपको डलवा दिए थे, मैसेज भी डलवा दिए थे कि पीडीएफ जो है डाल दिया गया है, आप अपना प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। तो आशा करते हैं आप लोग भी जो है नोट ले लिए होंगे। देखिए इस प्रकार का जो है टोटल आपको मिलेगा, और हमको पूरा विश्वास है कि अगर आप इसको पूरा कर लीजिएगा ना, तो हमको लगता है बिहार दरोगा परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन, ये जो आपका स्टडी मटेरियल दिए हैं राज्य विशेष, समझिए राज्य विशेष दिए हैं ना, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन हमको लगता है कि आना चाहिए, 2 से 3 क्वेश्चन अप्रॉक्स में। और हर चैप्टर, हर राज्य के बाद लगभग 2-4-5 क्वेश्चन हम आपको दे दिए हैं, ठीक है? और क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी है, समझ गए? तो एकदम काफी बेहतरीन है। टोटल 27 गो राज्य है, एगो राज्य तो बिहार है अपना, बिहार राज्य तो हम आपको पढ़ा ही दिए हैं, ठीक है? बिहार राज्य हम आपको पढ़ा दिए हैं। तब आइए, हल्ला मत कीजिए। चलिए देखिए, आपको राज्य विशेष में बिहार पढ़ा दिए हैं। बिहार के बाद जो आगे आज के सेशन में हम आपके साथ बात करेंगे, आज के सेशन में हम आपके साथ पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों की बात आज के सेशन में हम आपके साथ करेंगे। फिर टाइम बचेगा तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों को भी जो है एक एक करके हम लोग देखेंगे। अरे बैठिए ना, क्या मुंह निहार रहे हैं? ठीक है, एक तो सब आप 3 बजे के बाद क्लास में एंट्री मत दीजिए किसी को भी। चलिए शांत हो जाइए। आपको भारत, अगर हम भारत की बात करें तो वर्तमान समय में आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि भारत में टोटल 28 प्रांत और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन भारत के भीतर जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ है, ऊपर में क्या दिक्कत है जी?
इसको निधि कुमारी को जवाब दीजिएगा ना जी, कैसे प्रिंट आउट डाउनलोड होगा। मुंह देखते रहते हैं, फालतू का मत बैठा कीजिए झूठ मूठ का। क्या दिक्कत है ऊपर में? क्या? तो नोट अभी तक नहीं बंटा है। देखिए ऑनलाइन में आवाज और ठीक है। हेलो हेलो। अब प्रिंट आउट हम आपको निकलवा के दे दे, ज़्यादा पैसा लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। अब पैसों लग रहा है तो वो भी हम ही देखेंगे। ठीक तो है जी आवाज़, झूठ मूठ का ये सब कहाँ से बैठ। सब ठीक है, पढ़िए आराम से। बहाना का कोई कमी है दुनिया में? बहाना बहुत बहाना, नहीं पढ़ने का लाखों बहाना है। ठीक है। देखिए आपको जो है भारत में आज़ादी के बाद, आज़ादी हम सभी को, क्या दिक्कत है ये सबको? क्या दिक्कत है ये सब? क्या दिक्कत है वहां पे पूछिए तो। पर क्या दिक्कत है वहां के लड़का, क्या दिक्कत है ये सबको? ऊपर ऊपर जाइए, ऊपर जाइए। सबको ऊपर, सबको भेजिए, ऊपर भेजिए। कार्ड है भी तो उससे जाइए, बाहर बाहर कीजिए सब। जो जो हल्ला कर रहा था यहीं पे हल्ला हो रहा था, सबको ऊपर भेजिए, सबको ऊपर भेजिए। कोई मतलब नहीं, भेजिए सबको ऊपर। जाइए ऊपर जाइए, जाइए। नहीं भागिए, भागिए अब। ये सब सब सबको ऊपर, सबको ऊपर कीजिए, टोटल को ऊपर कीजिए सबको। बाहर कीजिए, टोटल को बाहर कीजिए, सबको ऊपर कीजिए। ज्यादा दिक्कत होता है। सबको बाहर कीजिए, सबको वहां पे, सब सबको बाहर कीजिए, टोटल को बाहर कीजिए वहां पे। ये सबको बहुत दिक्कत हो रहा है क्लासरूम में। बाहर कीजिए, टोटल को बाहर कीजिए। कार्ड है ना है उससे कोई मतलब नहीं, बाहर कीजिए सबको। जिसको जितना फैसिलिटी मिलता है उतना नोटंकी करता है। वहां पे वो खड़ा है तो उसको दिक्कत हो रहा है। पढ़ने लिखने के लिए लगता है ये नहीं किया है ये सब। दिक्कत हो रहा है बहुत ही सबको।
फालतू का नौटंकी करवाता है। चलिए सुनिए, देखिए, आपको भारत को आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। आजादी मिलने के बाद 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जो है भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। 1956 में जब भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था तो टोटल 14 राज्य बनाए गए थे, टोटल 14 राज्य बनाए गए थे। और जो टोटल आपको 14 राज्य बनाए गए थे, वो 14 राज्य में एक आपको जम्मू कश्मीर था, दूसरा आपको पंजाब था, तीसरा आपको राजस्थान था, चौथा आपको मुंबई था, पांचवा आपको मध्य प्रांत था, छठा आपको संयुक्त प्रांत था, सातवां आपको कर्नाटका था, आठवां आपको आंध्र प्रदेश था, नौवां आपको केरला था, 10वां तमिलनाडु था, 10वां तमिलनाडु था। फिर 11वां की अगर हम बात करें तो 11वां आपको ओडिशा था, 12वां आपको बिहार था, 13वां आपको बंगाल था और 14वां आपको असम था, 14वां आपको असम था। तो अब आप यहां पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जो पहला कश्मीर, जम्मू कश्मीर, दूसरा पंजाब, ठीक है, पंजाब, जो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, उसमें जो 14 प्रांत थे, 14 प्रांत में से जो एक प्रांत आपको पंजाब था, उस पंजाब के अधीन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये तीनों के तीनों प्रांत जो है आपको हुआ करते थे, ये तीनों के तीनों प्रांत आपको हुआ करते थे। तो यहां पर हम यह बात कह सकते हैं, यहां पर हम यह बात कह सकते हैं कि आपको 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जो है आपको 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जिसके तहत भारत में 14 राज्य बनाए गए, उन 14 राज्यों में एक राज्य पंजाब था। और जो पंजाब था, पंजाब के अंतर्गत पंजाब आता था, पंजाब के बाद हरियाणा आता था, हरियाणा के बाद जो है आपको हिमाचल प्रदेश आता था, हरियाणा के बाद आपको कौन आता था? हिमाचल प्रदेश। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जिसके तहत 14 राज्यों में एक राज्य पंजाब, इस पंजाब के अधीन पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश आता था, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो जो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा है वो कहीं ना कहीं पंजाब के अंतर्गत ही आते थे, वो कहीं ना कहीं किसके अंतर्गत आता था? पंजाब। और देखिएगा, पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया। और पंजाब राज्य का पुनर्गठन पहली बार 1966 में और दूसरी बार 1971 में, और जो पंजाब राज्य का पुनर्गठन हुआ है वह शाह आयोग के सिफारिश पर हुआ है। शाह आयोग के सिफारिश पर पंजाब राज्य का पुनर्गठन हुआ। और फिर पंजाब का विभाजन करके हरियाणा प्रांत का गठन किया गया और पंजाब का ही विभाजन करके हिमाचल प्रदेश प्रांत का गठन किया गया, हिमाचल प्रदेश प्रांत का गठन किया गया। पंजाब का विभाजन करके हरियाणा प्रांत का गठन 1966 में हुआ और पंजाब का विभाजन करके हिमाचल प्रदेश का गठन 1971 में हुआ। 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1971 में हिमाचल प्रदेश को, नोट और छोड़िए, ठीक है, नोट आपको घर पे पढ़ने के लिए देते हैं, बार बार हम आपको बोले हैं, लेकिन आप लोग अपने आदत से एकदम लाचार हैं, समझ गए। नोट घर पे पढ़ने के लिए देते हैं, घर पे पढ़िएगा। यहाँ पे बताइए लेक्चर दे रहे हैं, हमको बुखार है, ठीक है, हम शनिवार से बुखार से पीड़ित है, इसके बावजूद आकर के हम आपको पढ़ा रहे हैं। एकदम कमजोरी है, बड़ी झल्लाहट है, बड़ी गुस्सा आ रहा है, ठीक है, कैसे पढ़ा रहे हैं वो हमको पता है, समझे। तो एकदम थोड़ा कॉपरेट कीजिए, कम से कम जब तक स्वस्थ नहीं होते तब तक कॉपरेट कीजिए, फिर बाद में जो करना होगा आप करते रहिएगा। गुस्सा अभी बहुत आ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा कॉपरेट कीजिए, हम यही कहेंगे, शांति बनाइए। गला भी सही नहीं है, आवाज भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, हमको बोलने तक में दिक्कत हो रहा है, समझे। फिर भी आपका क्लास नहीं रुके, इस वजह से जो है सुबह से हम क्लास ले रहे हैं, सुनिएगा। तो आपको जो है यहां पे देखिएगा, ठीक है, यहां पे देखिएगा, आप बोर्ड पे देखिएगा, नोट घर के लिए दिए, और नोट लेकर के आप मेरे क्लास में मत आइए, मेरा नोट लेकर के आप नहीं आइए, हम जो लेक्चर देंगे वो लेक्चर आप सुनिए और घर पे जाकर के अपना नोट पढ़िए, समझे। तो शाह आयोग के सिफारिश पर पंजाब प्रांत का पहली बार विभाजन 1966 में हुआ और हरियाणा का गठन हुआ, और पंजाब प्रांत का दूसरी बार विभाजन 1971 में हुआ और हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1966 में और हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 1971 में दिया गया। तो पहली बात
प्रांतों के गठन को लेकर के ही हमको याद रखना है। अब देखिएगा, अब हम लोग एक एक करके आते हैं। ये पंजाब है, पंजाब के बाद ये हरियाणा है, हरियाणा के बाद जो है ये आपको हिमाचल प्रदेश है। ये जो प्रांत है, सॉरी ये जम्मू कश्मीर नहीं, हिमाचल प्रदेश है, सॉरी हिमाचल प्रदेश, हाँ शिमला, हाँ हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, सॉरी हिमाचल प्रदेश है। तो ये जो है आपको हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश को जब आप भारत के मानचित्र पर देखेंगे, भारत के मानचित्र पर दिखा करके जब हम आपको यहां पर लाएंगे तो थोड़ा ज्यादा स्पष्ट होगा, ठीक है, थोड़ा ज्यादा स्पष्ट होगा। तो अब देखिएगा, तो यहां पर एक चीज बताइए, क्या हम ये बात कह सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तीनों एक प्रांत था? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ये दोनों प्रांत पंजाब के ही हिस्सा है, क्या हम ये बात कह सकते हैं, हाँ या ना? तो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा दोनों पंजाब के अंतर्गत आता था, हाँ या ना? पंजाब प्रांत का विभाजन कौन आयोग के सिफारिश पर हुआ? कौन आयोग के सिफारिश? और हरियाणा प्रांत का गठन कब हुआ? 1966। 1900। और हिमाचल प्रदेश का गठन 1900। इतना बात क्लियर है? चलिए अब देखिएगा, यहां पर अगर हम मानचित्र को देखें तो यहां पर ये आपको हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, ये आपको हिमाचल प्रदेश है। तो अगर हम हिमाचल प्रदेश को देखें, बाउंड्री किसके किसके साथ बनाता है, तो हिमाचल प्रदेश आप देख सकते हैं लद्दाख के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ, पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ और उत्तराखंड के साथ, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ। तो लद्दाख 1, जम्मू कश्मीर 2, पंजाब 3, हरियाणा 4, उत्तर प्रदेश 5, उत्तराखंड 6, उत्तराखंड 6। और ये अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। अब देखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश अंतरराष्ट्रीय सीमा चीन के साथ बनाता है। किसके साथ बनाता है? चीन के साथ बनाता है, समझ गए, चीन के साथ बनाता है। तो हिमाचल प्रदेश के विषय में हम क्या कह सकते हैं? हिमाचल प्रदेश 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और 4 राज्य, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और एक देश चीन के साथ सीमा बनाती है। क्या हम ये बात कह सकते हैं, हाँ या ना? कह सकते हैं ना? हो तो हिमाचल प्रदेश कितने केंद्र शासित प्रदेश, कितने केंद्र शासित, कौन कौन? लद्दाख और कितने राज्य? पहला राज्य, दूसरा, तीसरा, चौथा। और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है कौन देश के साथ? कौन देश के साथ? चीन के साथ बनाती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा चीन के साथ बनाती है। तो अब देखिएगा, अब देखिएगा यहां पर कुछ प्रमुख, एक तो जो ये राज्य है ये पर्वतीय राज्य है, समझिए ये पर्वतीय राज्य है। जो हिमाचल प्रदेश है ये आपको पर्वतीय राज्य है। ये पर्वतीय राज्य कैसे है, आगे चल करके जब हम राज्य विशेष पढ़ा देंगे ना, तो राज्य विशेष पढ़ाने के बाद जो है हम आपको हिमालय पर्वत के विषय में पढ़ाएंगे। राज्य विशेष पढ़ाने के बाद जो है हम आपको हिमालय पर्वत के विषय में पढ़ाएंगे, भारत के अन्य पर्वत पठार के विषय में पढ़ाएंगे। तो जब हम आपको हिमालय पर्वत के विषय में बताएंगे तो हम आपको बताएंगे हिमालय पर्वत का विस्तार जो है आपको जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों में हिमालय पर्वत का विस्तार है। और जानते हैं हिमालय पर्वत के विस्तार को अगर हम देखें, भारत के राज्यों के संदर्भ में अगर हम देखें तो हिमालय पर्वत का विस्तार राज्यों के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड में है, फिर सिक्किम में है और फिर आपको पश्चिम बंगाल में है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में है। और इधर जो 7 सिस्टर वाला राज्य बताए हैं ना, 7 सिस्टर में 7 गो राज्य आता है ना, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सभी के सभी राज्य जो है आपको 7 सिस्टर में आता है कि नहीं आता? ये सभी के सभी राज्य जो है आपको 7 सिस्टर में आता है। तो इस 7 सिस्टर वाला हो गया, 7 गो ही हो गया, ठीक है, 7 गो ही हो गया। और इधर सिक्किम 1, पश्चिम बंगाल 2, उत्तराखंड 3, हिमाचल प्रदेश 4, तो 7 4 11, ये 11 राज्य है, समझिए ये 11 राज्य है, जिसमें जम्मू कश्मीर को हम नहीं जोड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर हम नहीं जोड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश न हो गया है, अब जम्मू कश्मीर को हम नहीं जोड़ रहे हैं, राज्य के संदर्भ में हम आपको गिना रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश राज्य में हिमालय पर्वत का विस्तार है। जब हिमालय पर्वत का विस्तार हिमाचल प्रदेश राज्य में है तो स्वाभाविक सी बात है कि हिमाचल प्रदेश पर्वतीय राज्य हुआ या नहीं हुआ, ये बात है। तो हिमाचल प्रदेश जो है आपको एक पर्वतीय राज्य है, हिमाचल प्रदेश जो है आपको एक पर्वतीय राज्य है और इसमें हिमालय पर्वत का विस्तार है, इसमें जो है आपको हिमालय पर्वत का विस्तार है, हिमालय पर्वत का विस्तार जो है आपको हिमाचल प्रदेश राज्य में है। अब आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य के कुछ पर्वतीय नगर है, जैसे कांगड़ा हो गया, कांगड़ा के बाद कुल्लू हो गया, लाहौल स्फीति हो गया, किन्नौर हो गया, समझ किन्नौर हो गया, शिमला हो गया, सोलन हो गया, समझिए शिमला हो गया, सोलन हो गया। ये सभी अगर हम देखें तो ये सभी के सभी जो है हिमाचल प्रदेश के, ये सभी के सभी हिमाचल प्रदेश के जो है आपको प्रमुख शहर है, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा, सोलन, शिमला, लाहौल स्फीति, समझिए लाहौल स्फीति। अब देखिएगा आप सभी लोग जानते होंगे
इस बात से आप सभी लोग अवगत होंगे, एकदम 100% अवगत होंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहां है? कहां है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। शिमला शिमला एक पर्वतीय नगर है। शिमला एक पर्वतीय नगर है और शिमला कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कई दृष्टिकोण से कैसे महत्वपूर्ण है? एक तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी नगर शिमला है। दूसरी बात यह है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है आपको शिमला में है, शिमला में है। और भारतीय थल सेना का ट्रेनिंग कमांड शिमला में है। भारतीय थल सेना का, थल सेना, भारत की सेना को 3 भाग में बांटा गया है, थल सेना, वायु सेना, नौसेना। तो भारतीय थल सेना का जो ट्रेनिंग कमांड है वह आपको शिमला में है, शिमला में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, भारत का राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। वहीं विश्व आलू अनुसंधान संस्थान की हम बात करें तो जो विश्व आलू अनुसंधान संस्थान है वह पेरू में है। अब पेरू कहां है जानते हैं? पेरू जो है आपको यहां है, देखिए आपको, ये उत्तरी अमेरिका महादेश है, ये दक्षिणी अमेरिका महादेश है। ये जो दक्षिणी अमेरिका महादेश है, दक्षिणी अमेरिका महादेश के पश्चिमी भाग में आप आएंगे तो यहां पर पेरू है। पेरू एक देश है और पेरू की राजधानी लीमा है। पेरू की राजधानी कहां है? लीमा। तो पेरू में ही जो है, समझिए, पेरू में ही जो है आपको विश्व आलू अनुसंधान, विश्व आलू अनुसंधान संस्थान, विश्व आलू अनुसंधान संस्थान जो है आपको पेरू में है। और वहीं भारत का राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की हम बात करें तो भारत का जो राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है वह कहां है? शिमला। अब भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा है। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजी शासन के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, कोलकाता हुआ करती थी। और कोलकाता जो भारत की राजधानी रही है 1774 से लेकर के 1911, 1774 से लेकर 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी कोलकाता रही है। और 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता के बजाय दिल्ली को बनाया गया और तब से लेकर आज तक जो है भारत की राजधानी दिल्ली बनी हुई है, भारत की राजधानी दिल्ली बनी हुई है। अब देखिएगा, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों ने एक पद लाया था, बंगाल का गवर्नर। वही बंगाल का गवर्नर कालांतर में जाकर बंगाल का गवर्नर जनरल, वही गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल, वही भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय है। तो आगे पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों में ये चीज हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो एक भारत के सुप्रसिद्ध गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी, उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। अगर हम लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो जो लॉर्ड डलहौजी है इन्होंने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया था। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल हुआ करता था 1848 से लेकर 1856। अपने इस शासनकाल के दौरान लॉर्ड डलहौजी ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी, लॉर्ड डलहौजी ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है शिमला को बनाया। किसे बनाया? आपको शिमला को, शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। अब देखिएगा, जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश बौद्ध धर्म के धर्मावलंबियों के लिए काफी प्रसिद्ध रहा है। बौद्ध के साथ सिखों के लिए भी जो है हिमाचल प्रदेश प्रसिद्ध रहा है। बौद्ध और सिख, बौद्धों के लिए और सिखों के लिए, दोनों के लिए प्रसिद्ध रहा है। अब बौद्धों का एक प्रसिद्ध मठ है ताबो मठ। बौद्धों का, बौद्ध धर्मावलंबी के लोगों के लिए, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक प्रसिद्ध मठ है ताबो मठ। क्या है? ताबो मठ। ये जो लाहौल स्पीति है, इसी लाहौल स्पीति में जो है आपको ताबो मठ है, समझ गए? ताबो मठ है, यहीं पर तामो मठ भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, टाबो मठ, समझ गए? टाबो मठ। तो जो टाबो मठ है वह आपको हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में है। यह बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए प्रसिद्ध है। आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा तो टाबो मठ के विषय में आपसे पूछा जा चुका है कि टाबो मठ भारत के किस राज्य में स्थित है, या इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा गया है कि यह मठ किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है। तो यह मठ जो है आपको बौद्ध धर्म के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म। अब देखिएगा कि हमने आपको बताया है कि हिमालय पर्वत का विस्तार हिमाचल प्रदेश राज्य में, हिमाचल प्रदेश राज्य में है। और हिमालय पर्वत के अंतर्गत कई सारी पर्वत श्रेणियां आती है, कई सारी पर्वत श्रेणियां आती है, जैसे कि काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जोस्कर हो गया, पीर पंजाल हो गया, धौलाधर हो गया। ये सभी के सभी प्रमुख पर्वत श्रेणी है। तो ये जो सभी के सभी प्रमुख पर्वत श्रेणी है, इन पर्वत श्रेणियों में पीर पंजाल और धौलाधर, पीर पंजाल और धौलाधर, इन दोनों का विस्तार जो है हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में आपको पीर पंजाल का भी विस्तार है और पीर पंजाल के साथ साथ जो है आपको धौलाधर, पीर पंजाल और धौलाधर का विस्तार है। पीर पंजाल और धौलाधर का विस्तार जो है आपको हिमाचल प्रदेश में है।
और पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में, समझे, पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में हिमाचल प्रदेश में एक घाटी है, उस घाटी का नाम है कुल्लू घाटी। देखिए ये कुल्लू है, समझ गए। तो ये जो पीर पंजाल है और ये जो धौलाधर है, पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में कुल्लू घाटी है। कौन सी घाटी है? कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी है। और ये जो कुल्लू घाटी है, इस कुल्लू घाटी को हम लोग देवताओं की घाटी भी कहते हैं। कुल्लू घाटी को हम लोग देवताओं की घाटी भी कहते हैं। तो ये बात भी आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि कुल्लू घाटी कौन राज्य में है, देवताओं की घाटी किसे कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, कुल्लू घाटी के अलावे पार्वती घाटी हो गया, पार्वती घाटी के अलावे किन्नौर घाटी हो गया, किन्नौर के भीतर किन्नौर घाटी हो गया। ये तमाम प्रकार की घाटियां जो है आपको हिमाचल प्रदेश राज्य में है। ये तमाम प्रकार की घाटियां हिमाचल प्रदेश राज्य में है। तो अब आप यहां पे गौर कीजिएगा, कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी के बाद जो है आपको किन्नौर घाटी, किन्नौर घाटी के बाद जो है आपको पार्वती घाटी। ये तमाम प्रकार की घाटियां कौन राज्य में है? कौन राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। कौन राज्य में है? हिमाचल प्रदेश राज्य में। और देवताओं की घाटी किसे कहते हैं? तो देवताओं की घाटी जो है आपको कुल्लू घाटी को कहते हैं। किसे कहते हैं? कुल्लू घाटी को। कुल्लू घाटी को हम लोग देवताओं की घाटी कहते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अब देखिएगा कि हिमाचल प्रदेश, समझ गए, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के शिमला से लेकर, हिमाचल प्रदेश के शिमला से लेकर हरियाणा के कालका तक, हरियाणा के कालका तक, हिमाचल प्रदेश के शिमला से लेकर हरियाणा के कालका तक एक रेल मार्ग का विस्तार हुआ है। एक रेल मार्ग का विस्तार हुआ है जिसे कालका शिमला रेल मार्ग कहा जाता है। जिसे कालका शिमला, कालका हरियाणा में है। कालका कहां है? हरियाणा। आगे हरियाणा का मानचित्र आएगा तो वहां पर आपको नजर आएगा, कालका हरियाणा में है। तो कालका और शिमला जो रेल मार्ग है, कालका शिमला रेल मार्ग को यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत सूची में शामिल किया। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को के द्वारा जो है कालका शिमला रेलवे को जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। और इसे यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल 2008 ईस्वी में किया है। 2008 ईस्वी में जो है इसे शामिल किया है। क्लियर है? तो ये तमाम प्रकार की बातें हैं, आपको याद रखना है। तो अब आइए इसमें से कुछ चीज को हम याद करते हैं, ठीक है, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। और इसके अलावा अन्य चीजों को भी हम हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में देखेंगे। ठीक है, चलिए एक बात बताइए, हिमालय पर्वत का विस्तार हिमाचल प्रदेश राज्य में है, हाँ या ना? हिमाचल प्रदेश राज्य पर्वतीय नगर है, पर्वतीय नगर है। कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, ये सब, किन्नौर घाटी, पार्वती घाटी कौन राज्य में? कौन राज्य में है? देवताओं की घाटी किसे कहते? देवताओं की घाटी कुल्लू घाटी को कहते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान, विश्व आलू अनुसंधान, विश्व आलू अनुसंधान। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी, लॉर्ड डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया? शिमला को बनाया। और शिमला के कौन रेल मार्ग को यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया? कालका और शिमला, कालका शिमला, कालका शिमला, समझ गए। और इसके बाद जो है आगे आप हमको बताएंगे कि ताबोमठ, ताबोमठ कौन राज्य में? ताबोमठ, ताबोमठ, इतना बात क्लियर है? अब देखिएगा, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश राज्य है, हिमाचल प्रदेश राज्य की अगर हम बात करें तो भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल, भारत का जो सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल है वह रेणुका है। कौन है? रेणुका, रेणुका। और भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका जो है आपको हिमाचल प्रदेश में है। फिर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश राज्य में है। फिर भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। इसका क्या मतलब हुआ समझिएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां की 90% जनसंख्या, 90% जनसंख्या ग्रामीण है। 90% जनसंख्या ग्रामीण है, मात्र 10% जनसंख्या ही आपको शहरी है। मात्र 10% जनसंख्या ही शहरी है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि हिमाचल प्रदेश राज्य में अगर 100 गो लोग हैं तो 90 गो गांव में रहता है, 10 गो शहर में रहता है। तो सबसे कम नगरीकृत राज्य, सबसे कम नगरीकृत राज्य जो है आपको कौन है? हिमाचल प्रदेश। वही जो सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है प्रतिशतता के आधार, प्रतिशतता के आधार पर हम आपको बता रहे हैं, प्रतिशतता के आधार पर जो सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है वह गोवा है, वह गोवा है। और जनसंख्या के आधार पर महाराष्ट्र है, जनसंख्या के आधार पर महाराष्ट्र है। तो प्रतिशतता के आधार पर जो है सबसे अधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। गोवा की हम बात करें तो गोवा की 62% जनसंख्या शहर में निवास, 62% जनसंख्या शहर में निवास करती है। 62% जनसंख्या शहर में निवास करती है, बाद बाकी ही जो है आपको गांव में निवास करती है। समझ गए? तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो आपको यह बात याद रखना है कि भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि रेणुका स्थल कहां है? कहां है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद आगे बताइएगा कि भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन? सबसे कम नगरीकृत राज्य
सबसे अधिक नगरीकृत राज्य, सबसे अधिक नगरीकृत राज्य गोवा है, समझ गए। तो ये तमाम प्रकार का चीज जो है हिमाचल प्रदेश को लेकर के आप याद रखिएगा। अब देखिएगा हिमाचल प्रदेश के बाद जो अगला राज्य हम लोग देख रहे हैं वह पंजाब को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? पंजाब, ठीक है, पंजाब को देख रहे हैं। तो एक तो भारत के मानचित्र पर जो है आप पंजाब को देख लीजिए, ठीक है, भारत के मानचित्र पर पंजाब, ये आपको पंजाब, 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 5 नदियों की भूमि को पंजाब कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि, 5 नदियों की भूमि को पंजाब कहा जाता है। और जो 5 नदी इससे संबंधित है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इन 5 नदियों की भूमि को ही पंजाब कहा जाता है, समझ गए। और पंजाब को अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि यह अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाती है और राष्ट्रीय सीमा तो बनाती ही है। यह पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, पाकिस्तान के अलावा तो और किसी के साथ सीमा नहीं बनाती है। वही राज्य के संदर्भ में हम देखें तो राजस्थान के साथ सीमा बना रही है, हरियाणा के साथ सीमा बना रही है, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बना रही है और जम्मू कश्मीर के साथ सीमा बना रही है। तो एक अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ और राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो टोटल मिलाकर के 3 गो राज्य, एगो केंद्रशासित प्रदेश, एगो देश, 3 गो राज्य, एगो केंद्रशासित प्रदेश, एगो देश। जो 3 गो राज्य है, पहला कौन है? राजस्थान, दूसरा, तीसरा और इसके बाद केंद्रशासित प्रदेश और देश, देश पाकिस्तान। तो पंजाब कितने देश के साथ सीमा? कितने देश? कौन देश? कौन देश? कितने राज्य? पहला, दूसरा, तीसरा, कितने केंद्रशासित पर? कितने केंद्रशासित? बात क्लियर है? चलिए अब आइएगा, अब देखिएगा पंजाब के जो प्रमुख शहर है, पंजाब के प्रमुख शहर को हम देखते हैं। पंजाब का प्रमुख शहर जो है आपको अमृतसर है, अमृतसर के बाद जो है तरन तारण है, तरन तारण के बाद जो है आपको कपूरथला है, कपूरथला के बाद जो है आपको जालंधर है, समझ गए, जालंधर है, फिर आपको लुधियाना है, समझ गए, लुधियाना है, फिर आपको पटियाला है, समझ गए, पटियाला है, फिर आपको फजिल्का है, फिर भटिंडा है, समझ गए। तो ये तमाम शहरों की अगर हम बात, फिर यहां पर आपको पठानकोट है, पठानकोट का नाम सुने हैं ना जी? पठानकोट, समझ गए, पठानकोट है। तो ये हाँ, यहाँ पे आतंकी हमला बहुत ज्यादा होता है, समझ गए, पाकिस्तान से सबसे ज्यादा आतंकी हमला यही पठानकोट में होता है, समझे, पठानकोट में होता है। तो ये जो है आपको पंजाब के प्रमुख शहर है, पंजाब के प्रमुख शहर है। और पंजाब के जो ये प्रमुख शहर है, इन प्रमुख शहरों के विषय में हम लोगों को देखना है। एक तो पंजाब का जो इतिहास है, जैसे बिहार का इतिहास, बिहार का इतिहास किस चीज को लेकर है? तो बिहार का इतिहास जो है आपको बौद्ध धर्म को लेकर है, जैन धर्म को लेकर है, बौद्ध धर्म को लेकर है, जैन धर्म को लेकर है, सिख धर्म को भी लेकर है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सिखों की अगर हम बात करें तो सिखों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण शहर रहा है, सिखों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य रहा है वह पंजाब रहा है। सिखों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य रहा है वह आपको पंजाब रहा है। पंजाब के भीतर ही सिख धर्म की स्थापना की गई थी और पंजाब के भीतर सिख धर्म की स्थापना सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक के द्वारा किया गया था। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक के द्वारा किया गया था। और सिख धर्म में हम क्वेश्चन बैंक डिस्कस कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक डिस्कस किए हैं आपके, एकदम किए हैं, कर रहे हैं। आज के सेशन में भी हम आपको कुछ देर के बाद क्वेश्चन बैंक को डिस्कस करेंगे। तो सिख धर्म का एक क्वेश्चन था, वहां पे बताए थे ना 10 गो गुरु था, हो गुरु नानक हो गए, गुरु नानक के बाद गुरु अंगद हो गए, गुरु अमरदास हो गए, गुरु रामदास हो गए। तो ये तमाम गुरुओं के विषय में चर्चा किए थे ना आपके साथ। तो जो सिख धर्म है, सिख धर्म का जो सबसे पवित्र स्थल है, सिख धर्म का के लिए जो सबसे पवित्र स्थल है वह आपको पंजाब है। और पंजाब के भीतर भी सिखों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वह अमृतसर है, वह आपको अमृतसर है। तो यहां पर अमृतसर के विषय में थोड़ा सा आप जानिए। देखिए, सिख और मुगल, सिख और मुगलों के बीच, सिख और मुगलों के बीच काफी बेहतर संबंध था, काफी बेहतर संबंध था सिख और मुगलों के बीच। एक मुगल बादशाह थे अकबर। अकबर धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति था, अकबर धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति था, सभी धर्मों को लेकर के अकबर चला करते थे। अकबर ने सिख धर्म के चौथे गुरु गुरु रामदास को कुछ गांव दान में दिया था। ऐसे तो उसकी पत्नी को दिया था, लेकिन मान लिया जाए उसी को दिया था, उसकी पत्नी को दिया था मूल तौर पर, इतिहास में हम आपको बताएंगे विस्तार पूर्वक, लेकिन मान लिया जाए यहां पर कि गुरु रामदास को ही दिया था। तो मुगल बादशाह अकबर थे। मुगल बादशाह अकबर ने सिख धर्म के चौथे गुरु गुरु रामदास
गुरु रामदास को जो है कुछ भूमि दान में दिया था। उसी भूमि पर गुरु रामदास ने एक शहर को बसाया था, और गुरु रामदास ने जिस शहर को बसाया था उस शहर का नाम था आपको गुरु रामदासपुर। वही गुरु रामदासपुर जो है बाद में जाकर के अमृतसर कहलाया। क्या कहलाया? अमृतसर। अमृतसर कहलाया, समझिए, अमृतसर। और यह जो अमृतसर है, इस अमृतसर को स्थापित करने का श्रेय गुरु रामदास को जाता है। और इस अमृतसर में ही स्वर्ण मंदिर है, और अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसका निर्माण 5वें गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। तो इसी अमृतसर में आपको स्वर्ण मंदिर है, और अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, इस स्वर्ण मंदिर का निर्माण आपको किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने जो है आपको अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। और गुरु अर्जुन देव की हत्या मुगल बादशाह जहांगीर ने करवा दी थी। गलतफहमी के कारण जो है मुगल बादशाह जहांगीर ने जो है आपको अर्जुन देव की हत्या करवा दी। अर्जुन देव की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। इसके बाद से ही मुगल और सिखों के संबंध में दरार उत्पन्न हुआ। अब सिख लोग मुगलों से डरने लगे, तो सिख धर्म के छठे गुरु बने गुरु हरगोबिंद। गुरु हरगोबिंद ने अमृतसर का किलाबंदी कर दिया। गुरु हरगोबिंद ने अमृतसर का क्या कर दिया? किलाबंदी कर दिया। इसके बाद हर्राय हुए, हरकिशन हुए। हर्राय हरकिशन जो है औरंगजेब से बड़ी डरता था। ये सब पंजाब से भाग करके चला गया था हिमाचल प्रदेश। पंजाब से भाग करके कहां चला गया था? हिमाचल प्रदेश चला गया। और इसके बाद सिख धर्म के 9वें गुरु बने थे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर ने तरन तारण, यहां पर तरन तारण नगर है, तो जो तरन तारण नगर है, गुरु तेग बहादुर ने इस तरन तारण नगर को बसाया था। और गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की धार्मिक नीति का खुले तौर पर विरोध किया, जिस वजह से आपको औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। और इसके बाद जो है आपको सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह बने। गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब के साथ जीवन भर लड़ते रहे। गुरु गोविंद सिंह के 4 संतान थे, 4 गो पुत्र था, और चारों पुत्र औरंगजेब के साथ लड़ता हुआ शहीद हो गया, जिस वजह से गुरु गोविंद सिंह के बाद उनका अपना कोई संतान ही नहीं बचा। तो गुरु गोविंद सिंह ने यह घोषणा करी कि हमारे निधन के बाद गुरु का पद समाप्त हो जाएगा। और उनके निधन के बाद गुरु का पद समाप्त हो गया। फिर नेता का पद आया, बंदा बहादुर बैठे। और फिर बाद में जाकर जो है पंजाब में सिख राज की स्थापना जो है रंजीत सिंह के द्वारा किया गया था। रंजीत सिंह, पंजाब में सिख राज की स्थापना रंजीत सिंह के द्वारा किया गया था। और रंजीत सिंह ने पंजाब में जिस सिख राज की स्थापना की थी वह सिख राज 1849 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा था। 1849 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा था। और अंग्रेजों ने पंजाब के सिख राज को समाप्त कर, अंग्रेजों ने पंजाब के ऊपर जो सिख राज स्थापित था, पंजाब के सिख राज को समाप्त कर पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए युद्ध लड़ा, जिस युद्ध को इतिहास में आंग्ल सिख युद्ध कहा जाता है। जिस युद्ध को इतिहास में आंग्ल सिख युद्ध कहा जाता है। अगर हम आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए हैं। आंग्ल सिख युद्ध की अगर हम बात करें तो 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए हैं, जिसमें प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, अगर हम प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को देखें तो जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है यह आपको 1845-46 में हुआ था। और इस युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम हुआ करता था। वही द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, अगर हम द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध को देखें तो जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध है यह आपको 1848-49 में हुआ था। 1848-49 में हुआ था। और इस युद्ध के समय जो है आपको भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी हुआ करता था। और जो लॉर्ड डलहौजी था उन्होंने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में जीत हासिल की। ऐसे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में भी हार्डिंग प्रथम की जीत हुई थी, अंग्रेजों की ही जीत हुई थी। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में भी अंग्रेजों की ही जीत हुई। और लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में सिख शासकों को पराजित करके पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया। पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने किया। और पंजाब के जिस सिख राज की स्थापना रंजीत सिंह ने किया था उस सिख राज के अंतिम शासक आपको हुए थे दिलीप सिंह। अंतिम शासक दिलीप सिंह। और दिलीप सिंह के पास कोहिनूर हीरा था। और दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा डलहौजी ले लिया था। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा कौन ले लिया था? डलहौजी। और डलहौजी ने इस कोहिनूर हीरा को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। और इसके बाद पुनः कोहिनूर हीरा जो है आपको भारत नहीं आ पाया है। भारत नहीं आ पाया है। तो जो बार बार कोहिनूर हीरा की चर्चा होती है, पंजाब के अंतिम सिख शासक दिलीप सिंह, पंजाब के अंतिम सिख शासक दिलीप सिंह से जो है कोहिनूर हीरा ले लिया था। कौन? डलहौजी। डलहौजी कोहिनूर हीरा ले लिया। और डलहौजी ये कोहिनूर हीरा जो है महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। समझ गए? तो ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पंजाब के विषय में हमने आपको बताया है। समझ गए? ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये पंजाब के विषय में हमने आपको बताया है। अब देखिएगा, अगर आप कपूरथला हो गया, कपूरथला के बाद लुधियाना हो गया, समझ गए, लुधियाना हो गया, तो इन तमाम शहरों का भी जो है अपना ऐतिहासिक महत्व है। क्या ऐतिहासिक महत्व है? फिर एक शहर है आपको जालंधर, समझ गए, एक शहर जालंधर भी है। समझ गए? तो अब देखिएगा जालंधर, ये आपको यहां पर जालंधर है, जालंधर है,
ये आपको कपूरथला है और ये आपको लुधियाना है। लुधियाना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो लुधियाना है यह पंजाब का सबसे बड़ा शहर है। लुधियाना पंजाब का सबसे बड़ा शहर है और यह ऊनी वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। ऊनी वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु जो है आपको लुधियाना है। फिर जालंधर है, खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, समझिए खेल के सामान के लिए जालंधर प्रसिद्ध है। फिर कपूरथला है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, समझ गए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के लिए जो है आपको कपूरथला प्रसिद्ध है, कपूरथला प्रसिद्ध है। तो ये तमाम प्रकार की चीजें जो है आपको पंजाब के विषय में याद रखना है, ठीक है। तो अब एक एक करके आते हैं, हम लोग याद करते हैं चीजों को, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब आइएगा अमृतसर। अमृतसर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने की थी। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव। अच्छा, अर्जुन देव की हत्या किस मुगल बादशाह ने, किस मुगल बादशाह ने? जहांगीर ने करवाई। और अमृतसर का किलाबंदी किसने किया? गुरु हरगोबिंद। अमृतसर का किलाबंदी किसने, अमृतसर का किलाबंदी किसने किया? गुरु हरगोबिंद ने किया, गुरु हरगोबिंद ने किया। तरन तारण नामक नगर को कौन बसाया? गुरु तेग बहादुर। तरन तारण नामक नगर को कौन बसाया? गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर बसाया था, समझ गए। और इसके बाद पंजाब किस धर्म के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध? किस धर्म के लिए? पंजाब में सिख राज की स्थापना किसने किया था? रंजीत सिंह। पंजाब में सिख राज की स्थापना किसने, पंजाब में सिख राज की स्थापना किसने? रंजीत सिंह ने की। और पंजाब को अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए कितने युद्ध लड़े? कितने युद्ध लड़े? कौन कौन सा युद्ध लड़े? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीयांग। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीयांग। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब से कब? इस समय भारत के गवर्नर जनरल। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से। इस समय भारत के गवर्नर कौन थे? डलहौजी। पंजाब को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किसे जाता? पंजाब को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का श्रेय डलहौजी ने पंजाब को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया? कब मिलाया है? 1849, समझ गए, 1849 में मिलाया है। और पंजाब के सिख राज के अंतिम शासक कौन हुए? पंजाब के सिख राज के अंतिम शासक दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा कौन ले लिया? कौन ले लिया था? कहां भेज दिया? कहां भेज दिया? चलिए, तो इसके बाद इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां है जी? कहां है? खेल के सामान के लिए कौन सा? खेलों के सामान के लिए, ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए, ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए पंजाब का सबसे बड़ा शहर, पंजाब का सबसे बड़ा शहर लुधियाना। ये सब बात याद रखिएगा ना। चलिए, अब इसके बाद जो है आगे है आपको हरियाणा, समझिए आगे आपको क्या है? हरियाणा। तो ये जो है आपको हरियाणा है। हरियाणा की हम बात करें, बहुत सारे युद्ध स्थल है हरियाणा में स्थित है, जैसे कि करनाल हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, पानीपत हो गया, समझे, पानीपत हो गया। तो ये तमाम प्रकार के युद्ध स्थलों की हम बात करें तो ये तमाम प्रकार के युद्ध स्थल जो है आपको हरियाणा में ही है। देखिए, अगर आप मानचित्र पर आएंगे तो करनाल यहाँ पर है, ये आपको करनाल है, समझिए करनाल है। फिर इसके ऊपर जाइएगा तो यहाँ पर आपको कुरुक्षेत्र है, समझिए कुरुक्षेत्र है। और इसके बाद जो है इसके नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको पानीपत है, समझिए यहाँ पर आपको पानीपत है। तो अब देखिएगा, कुरुक्षेत्र हो गया, फिर करनाल हो गया, फिर आपको पानीपत हो गया। ये तमाम जो युद्ध स्थल है, ये तमाम युद्ध स्थल जो है आपको हरियाणा में ही है। अब इसमें आप देखिएगा कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र के मैदान में जो है आपको महाभारत का युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था। और जो महाभारत का युद्ध है यह आपको कौरव और पांडव के बीच हुआ था। 100 भाई कौरव और 5 भाई पांडव। स्पेशली ये जो युद्ध हुआ था, यह युद्ध धन संपत्ति को लेकर के ही हुआ था जी। कौरव और पांडव के बीच जो है धन संपत्ति को लेकर के ही यह युद्ध मूल तौर पर हुआ था। और हर घर में महाभारत होता है, धन संपत्ति को लेकर के हर भाई भाई आपस में लड़ते झगड़ते रहता है, समझ गए। तो कौरव पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध आपको कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। फिर आपको करनाल है, हरियाणा के भीतर करनाल है। और हरियाणा के भीतर जो करनाल है, करनाल के भीतर भी 1739 ईस्वी में एक युद्ध हुआ है जिसे हम लोग करनाल का युद्ध कहते हैं। अगर हम करनाल के युद्ध की बात करें तो जो करनाल का युद्ध है यह आपको 1739 में हुआ था, 1739 में हुआ था। और 1739 ईस्वी में जो करनाल का युद्ध है यह नादिर शाह, ईरान के शासक नादिर शाह हो गए। और ईरान के शासक नादिर शाह और फिर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ था। यहां पर थोड़ा सा बताते हैं, सुनिएगा। देखिए, जो नादिर शाह था, नादिर शाह भारत के ऊपर आक्रमण 1739 में किया। तो उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला थे। रंगीला और नादिर शाह की सेना के बीच 1739 में हरियाणा के करनाल में युद्ध हुआ, जिसे करनाल का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में नादिर शाह की जीत हुई और मोहम्मद शाह रंगीला की हार हुई, मोहम्मद शाह रंगीला की हार हुई। मोहम्मद शाह रंगीला का एक योग्य सेनापति था, मोहम्मद शाह रंगीला का एक बड़ी योग्य सेनापति था
शुरुआती दौर में जब मोहम्मद सारंगीला बादशाह बने थे, इनको बादशाह बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है हैदराबाद के निजाम निजामुल मुल्क, हैदराबाद के निजाम निजामुल मुल्क। शुरुआती दौर में हैदराबाद के निजाम जो निजामुल मुल्क था वो मोहम्मद सारंगीला के अधीन ही काम करता था, लेकिन बाद में जाकर जो है मोहम्मद सारंगीला का साथ हैदराबाद के निजाम निजामुल मुल्क ने छोड़ दिया था। लेकिन इसके बावजूद निजामुल मुल्क की निष्ठा मोहम्मद सारंगीला के साथ जुड़ा हुआ था, मोहम्मद सारंगीला के साथ जुड़ा हुआ था। और जब मोहम्मद सारंगीला की करनाल के युद्ध में हार हुई तो मोहम्मद सारंगीला ने हैदराबाद के निजाम को याद किया, हैदराबाद के निजाम को याद किया कि आप आइए और नादिर शाह के साथ संधि कीजिए। मोहम्मद सारंगीला के कहने पर हैदराबाद के निजाम निजामुल मुल्क दिल्ली आए और नादिर शाह के साथ समझौता किए और मात्र 50 लाख रुपया में समझौता कर लिया था, मात्र 50 लाख रुपया में। और वो भी जो मात्र 50 लाख रुपया में समझौता किया था तो नादिर शाह को कहा कि अगर आप हरियाणा टप जाइएगा तब 10 लाख रुपया देंगे, फिर सिंधु नदी पार कीजिएगा 20 लाख रुपया देंगे, और फिर आगे बढ़ जाइएगा तब हम आपको 10 लाख रुपया देंगे, फिर जब आप अपने राज पहुंच जाइएगा तब 10 लाख रुपया देंगे। ऐसे करके संधि किया था, काफी जबरदस्त संधि था। लेकिन मोहम्मद सारंगीला का एक और विश्वसनीय था अवध के शासक शहादत खां। अवध के शासक शहादत खां को लगा कि अगर 50 लाख रुपया में नादिर शाह मान जाएगा और हैदराबाद के निजामुल मुल्क ने यह समझौता किया है तो शहादत खां का महत्व घट जाएगा और हैदराबाद के निजाम का महत्व बढ़ जाएगा। तो शहादत खां को लगा कि जो है हैदराबाद के निजाम को आगे ना बढ़ने दे। बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? देखिए, हैदराबाद के निजाम ने समझौता करवा दिया दोनों के बीच मात्र 50 लाख में, लेकिन मोहम्मद सारंगीला के अधीन ही एक और अधिकारी था जो अवध में शासन करने लगा था, अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना कर ली थी, शहादत खां। शहादत खां को लगा कि अगर यह समझौता हो जाता है तो फिर तो मेरा महत्व ही नहीं रहेगा। तो शहादत खां ने चुपके से शहादत खां ने नादिर शाह के नाम खत लिखा और शहादत खां ने नादिर शाह को कहा कि आप हैदराबाद के निजामुल मुल्क के चक्कर में मत पड़िए, उसके चक्कर में रहिएगा आपको 50 लाख नहीं मिलेगा, आप दिल्ली के खजाना को खोलिए और आपको कम से कम 2 करोड़ रुपया मिलेगा। लेकिन हैदराबाद का निजाम कहा था कि दिल्ली का खजाना खाली है, दिल्ली का खजाना खाली है। तो अब नादिर शाह को लगा कि हम 50 लाख रुपया लेके काहे लौटेंगे, हम 2 करोड़ लेके लौटेंगे। तो नादिर शाह दिल्ली के खजाना को खोला। जब नादिर शाह दिल्ली के खजाना को खोला तो सच में दिल्ली का खजाना खाली था, समझिए, उसमें 1 भी रुपया नहीं था। अब नादिर शाह शहादत खां को बुलाया, कहा कि तुम आओ दिल्ली और 2 करोड़ रुपया का भरपाई करो, ठीक है, 2 करोड़ रुपया का भरपाई करो। डर से बेचारा आत्महत्या कर लिया, दिल्ली नहीं गया, समझ गए। और भी बेहतर वे में जो है इतिहास में हम आपको बताएंगे, इतिहास में सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं ना, यहां पर जो है थोड़ा सा हम आपको बताए हैं। तो देखिए, भारत जो है ना, जानते भारत जो गुलाम बना है ना, भारतीय लोगों के कारण भारत गुलाम बना है, समझे। बताइए, 50 लाख रुपया में मान के जा रहा था, शहादत खां को लगा कि हमारा महत्व घट जाएगा मुगल दरबार में, तो उसको जो है फिर बुला लिया और फिर जो है अंतिम में बेचारा को आत्महत्या करना पड़ा। और इसके बाद जो है मात्र 50 लाख रुपया में नादिर शाह को संतोष करके वापस जाना पड़ा, समझे। तो करनाल का युद्ध ये है। इसके बाद पानीपत। अगर हम पानीपत की बात करें तो पानीपत में आप सभी लोग जानते हैं 3 गो युद्ध हुआ है, 3 गो युद्ध हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम देखें तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761। और जानते हैं पानीपत का जो तीनों युद्ध है अपने आप में युग परिवर्तनकारी युद्ध है, अपने आप में युग परिवर्तनकारी युद्ध है। कैसे पानीपत का तीनों युद्ध अपने आप में युग परिवर्तनकारी युद्ध है? एक बार यूपीएससी ने इस प्रश्न को पूछा है, 2014 मेंस का यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन, उसमें लिखना होता है, थ्योरेटिकली आपको लिखना होता है, जैसे हम आपको पढ़ा के लिखवाते हैं ना, थ्योरेटिकली, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है यूपीएससी का मेंस। तो उसमें पूछा गया था कि जितने भी युग परिवर्तनकारी युद्ध है वो पानीपत के मैदान में ही क्यों हुआ है? जितने भी युग परिवर्तनकारी युद्ध है या अविस्मरणीय युद्ध है वह पानीपत के मैदान में ही क्यों हुआ है? तो इस चीज को आगे हम आपको क्लियर करेंगे जब इतिहास पढ़ाएंगे तब। ऐसे भी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं भी क्लियर करेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, लेकिन पढ़ाने के वक्त हम आपको क्लियर कर देंगे।
हरियाणा बता रहे हैं हो। देखिए कोई भी जो पहले आक्रमण करता था ना, तो सबसे पहले पंजाब को अपने आधिपत्य में लेता था, अब पंजाब को केंद्र बिंदु बनाता था, तब भारत इंटर करता था, समझ गए। तो पंजाब को केंद्र बिंदु बनाकर इंटर करता था, तो सबसे पहले पंजाब के बाद हरियाणा है, समझिए। पंजाब के बाद जब आप मानचित्र पर देखेंगे, भारत के मानचित्र को देखिए, जब आप भारत के मानचित्र को देखेंगे, कोई भी विदेशी आक्रमणकारी, ठीक है, थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं अभी कि आखिरकार सभी युग परिवर्तनकारी युद्ध हरियाणा में ही क्यों हुआ, हरियाणा के पानीपत में ही क्यों हुआ। तो कोई भी आक्रमणकारी जब आता था ना, तो पंजाब को अपना केंद्र बिंदु बना लेता था और इसके बाद भारत पर आक्रमण करता था। तो पंजाब के बाद भारत पर आक्रमण करेगा तो सबसे पहले हरियाणा से गुजरना होगा, और सब तो दिल्ली राजधानी हुआ करती थी, तो कोई भी राज्य की राजधानी को आप जीत लिए ना, मतलब उस पूरे साम्राज्य को जीत लिया, ऐसा माना जाता है। कोई भी साम्राज्य की राजधानी को आप जीत लिए तो पूरे साम्राज्य को आप जीत लिए, ऐसा माना जाता है। और देखिए दिल्ली यहां पर, सॉरी हरियाणा ये है और दिल्ली यहां पर है, ठीक है। तो अब दिल्ली को जीतना है तो स्वाभाविक सी बात है आपको हरियाणा होकर गुजरना ही होगा, समझिएगा, हरियाणा होकर गुजरना होगा। तो ये एक हम क्लू दिए हैं आपको कि आखिरकार सभी महत्वपूर्ण युद्ध जो है हरियाणा के पानीपत के मैदान में ही क्यों हुआ, या हरियाणा में ही सभी महत्वपूर्ण युद्ध क्यों हुए, समझ गए। तो अब देखिएगा, आप सभी लोग जानते होंगे पानीपत का जो प्रथम युद्ध है यह आपको बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर ने इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया, इस युद्ध में बाबर की जीत हुई, और बाबर ने इस युद्ध से भारत में मुगल सत्ता को स्थापित किया, और जो इब्राहिम लोदी था ये दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान हुए। तो पानीपत के प्रथम युद्ध ने जहां एक साम्राज्य के शासन को समाप्त किया, दूसरे साम्राज्य को स्थापित किया। पानीपत के प्रथम युद्ध ने दिल्ली सल्तनत के शासन को समाप्त किया और मुगल वंश के शासन को स्थापित किया, वही पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। जानते हैं अकबर के पिता थे हुमायूं का जब निधन हुआ था तो अकबर पंजाब में था, और उस समय मुगलों की राजधानी आगरा थी। आपको गौर कीजिएगा यहां पर, अकबर के पिता थे हुमायूं का जब निधन हुआ था तो उस समय अकबर पंजाब में था, उस समय मुगलों की राजधानी आगरा थी। आगरा पर हेमू ने कब्जा कर लिया और अपने आप को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया, अपने आप को भारत का शासक घोषित कर दिया। और जब हेमू ने अपने आप को भारत का शासक घोषित कर दिया तो अकबर को यह खबर लगी, और जब अकबर को खबर लगी तो अकबर अपनी सेना बैरम खां के नेतृत्व में आगरा लेकर आया, समझिए आगरा लेकर आया, अकबर अपनी सेना पंजाब से दिल्ली और आगरा की ओर आ रहा था। अकबर अपनी सेना लेकर पंजाब से दिल्ली और आगरा की तरफ आ रहा था, तो हेमू को पता चला कि अकबर अपनी सेना के साथ आ रहा है, तो हेमू भी अपनी सेना के साथ जो है आगे बढ़ा पंजाब की ओर। जब दोनों आगे बढ़ा तो दोनों की सेना का सामना पानीपत के मैदान में हुआ, और इस युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया और मुगल सत्ता को पुनर्स्थापित किया। तो यह जो युद्ध है, इस युद्ध ने मुगल सत्ता को पुनर्स्थापित किया है। इसके बाद आगे है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठा और अफगानों के बीच हुआ था, और इस युद्ध में मराठों के तरफ से नेतृत्व किया था आपको सदाशिवराव भौ और विश्वासराव भौ नेतृत्व किया था। वही अफगानों के तरफ से नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया था, और इस युद्ध में मराठों की हार हुई और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। इस युद्ध ने मराठों की शक्ति को छीन कर दिया, मराठों की शक्ति को समाप्त कर दिया। इस युद्ध ने यह साबित कर दिया था कि मराठा भारत में शासन करने के लायक नहीं है। देखिए जब 1707 में औरंगजेब का निधन हुआ ना, तो यह अफवाह फैलने लगी और यह बात चलने लगी कि अब तो भारत में मराठा शासन करेंगे। लेकिन जब पानीपत के तृतीय युद्ध में अफगानों ने मराठों को पराजित कर दिया तो यह भ्रम टूट गया कि मराठा जो है अब भारत में शासन करने के लायक है, मराठा अब भारत में शासन करने के लायक नहीं है। तो यह भी अपने आप में एक युग परिवर्तनकारी युद्ध है, समझ गए। तो ये सब बात आप याद रखिएगा। आते हैं, याद करते हैं, पुनः आगे बढ़ेंगे। महाभारत का युद्ध कहां हुआ था? महाभारत का युद्ध, करनाल का युद्ध कब हुआ? करनाल का युद्ध किसके किसके बीच? नादिर शाह और मोहम्मद शाह। इसमें किसकी जीत हुई? अच्छा, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, ये सभी युद्ध के मैदान कौन राज्य में है? पानीपत का कुल कितना युद्ध हुआ? कितना युद्ध? प्रथम युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम। और इस युद्ध ने भारत में किस वंश को स्थापित किस वंश के शासन को समाप्त किया? दिल्ली किस वंश के शासन को समाप्त किया? और पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच? अकबर और, इस युद्ध ने मुगल सत्ता को पुनर्स्थापित। तो किस युद्ध ने मुगल सत्ता को पुनर्स्थापित किया?
पानीपत का द्वितीय, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच? मराठा और अफगान। इसमें किसकी जीत हुई? किसकी जीत हुई है और किसकी हार हुई? किसकी हार हुई है? चलिए, तो हेमू अंतिम हिंदू शासक था, गरम खान ने उसकी हत्या कर दी थी, गला काट दिया था। चलिए ठीक है, इससे आगे जो है अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, देखिए बिना आप लोग के कॉपरेशन के कुछ नहीं हो सकता है। आप लोग कॉपरेट नहीं करते हैं, समझे? आप लोग हल्ला बड़ी करते हैं। चलिए, नोट जो है घर पे पढ़िएगा। नोट का हो सकता है कुछ चीज हम डिस्कस नहीं किए होंगे, आगे हम आपको डिस्कस कर देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये 3 राज्य आज हम देखे हैं, ये तीनों राज्य जो है घर पे जाकर के पढ़ लीजिएगा और आगे भी आप पढ़ लीजिएगा। जो बचा खुचा चीज है इन 3 राज्यों का अगले क्लास में हम आपको डिस्कस कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन बैंक पर। आइए क्वेश्चन बैंक पर, कुछ लिखाना भी है हमको लगता, लोकतंत्र वाला ना, बहुत दिन से रुका हुआ है ना। अच्छा ठीक है, लोकतंत्र वाला लिखाना है, पहले लिख ही लीजिएगा क्या। चलिए, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है लोकतंत्र का हम आपको बताए हुए थे, क्वेश्चन नंबर 60-61 था ना, 61। क्वेश्चन बैंक लाते हैं ना सब लोग, क्वेश्चन बैंक है ना, एगो लोकतंत्र वाला काफी विस्तार पूर्वक बताए हुए थे लेकिन लिखाए नहीं थे ना, तो लिख लीजिएगा उसको। ऑनलाइन वाले लोग भी लिखिए, तो इसे आगे अगले क्लास में देखेंगे। लिखिए तो थोड़ा। अहमद शाह अब्दाली किया था अमित पांडे जी, अहमद शाह अब्दाली। ऊपर में बोल रहा है नोट नहीं मिला है, वो है दिया है वो। आप लोग झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। चलिए, लोकतंत्र वाला लिख लीजिए। देखिए, हम आपके बैच में ज्योग्राफी शुरू किए थे ना, हो तो सिर्फ डेमो के लिए पॉलिटी हिस्ट्री एक एक चैप्टर बता दिए हैं। आपके बैच में ज्योग्राफी ही चलेगा। ये राज्य विशेष हम आपको शुरू किए हैं, 1 सप्ताह 10 दिन में राज्य विशेष खत्म कर देंगे। फिर ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर जो है हम आपको शुरू करेंगे, फिर हम आपको नोट दे देंगे, ज्योग्राफी का पूरा नोट दे देंगे। ठीक है, पूरा नोट ज्योग्राफी का दे देंगे, फिर ज्योग्राफी हम आपको पढ़ा देंगे। ज्योग्राफी का पूरा नोट जो है आपको ऑफिस से लेना होगा, उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा, जो भी फोटोकॉपी का चार्ज होगा। ठीक है, नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोकतंत्र विस्तार पूर्वक हम बताए हुए थे, हमको याद है। ठीक है, काफी विस्तार पूर्वक बताए हुए थे। हाँ, लोकतंत्र, दीपक यादव को बताइए कैसे नहीं खुल रहा है। लोकतंत्र, कॉस्ट में लिख लीजिएगा डेमोक्रेसी। लोकतंत्र कॉस्ट में लिख लीजिएगा डेमोक्रेसी। पॉलिटी का जो एक चैप्टर प्रस्तावना दी है उसमें डेमोक्रेसी के विषय में कुछ कुछ होगा, जो चीज है वो नहीं लिखा रहे हैं हम। ठीक है, बाद बाकी चीज लिखा रहे, लिखिएगा। शासन और जनता के संपर्क के आधार पर, 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 शासन और जनता के संपर्क के आधार पर लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं। शासन और जनता के संपर्क के आधार पर लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, 2 नंबर में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। 1 नंबर में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, 2 नंबर में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। 1 नंबर में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, 2 नंबर में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, देखिएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र की वैसी प्रणाली जिसमें लोकतंत्र की वैसी प्रणाली जिसमें जिसमें शासन प्रशासन
और कानून के निर्माण में, जिसमें शासन प्रशासन और कानून के निर्माण में, जिसमें शासन प्रशासन और कानून के निर्माण में और कानून के निर्माण में कानून के निर्माण में कानून के निर्माण में प्रत्यक्ष तौर पर जनता की भागीदारी होती हो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। इसकी प्रमुख विशेषता निम्न है। इसकी प्रमुख विशेषता निम्न है। इसकी प्रमुख विशेषता निम्न है। एक नंबर में पहल, 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 पहल। 2 नंबर में परिप्रेक्षा या जनमत संग्रह, परिप्रेक्षा या जनमत संग्रह, परिप्रेक्षा या जनमत संग्रह। परिप्रेक्षा, 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 इसी को जनमत संग्रह भी कहा जाता है, या इसी को अंग्रेजी में रेफरेंडम भी कहा जाता है। परिप्रेक्षा या जनमत संग्रह, जानते हैं ये दोनों जो है स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता है। और इसके बाद तीसरा है वापस बुलाने का अधिकार। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता वापस बुलाने का अधिकार नहीं। तो 3 नंबर में लिखिएगा वापस बुलाने का अधिकार। वापस बुलाने का अधिकार। नीचे से लिखिएगा स्टार मार के, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है। स्विट्जरलैंड एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है। वापस बुलाने का अधिकार, उसी में कंटिन्यू, वापस बुलाने का अधिकार, वापस बुलाने का अधिकार। इसकी विशेषता नहीं है। वापस बुलाने का अधिकार इसकी विशेषता नहीं है। वापस बुलाने का अधिकार इसकी विशेषता नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता पहल, परिप्रेक्षा और वापस बुलाने का अधिकार है। वापस बुलाने का अधिकार है। और वर्तमान में एक देश है स्विट्जरलैंड, वर्तमान में एक देश है स्विट्जरलैंड। जो स्विट्जरलैंड है यहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता पहल और परिप्रेक्षा है, लेकिन वापस बुलाने का अधिकार प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता वापस बुलाने का अधिकार। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा। अब नीचे से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, वैसी शासन प्रणाली, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, वैसी शासन प्रणाली, वैसी शासन प्रणाली, वैसी शासन प्रणाली जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, वैसी शासन प्रणाली जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन प्रशासन और कानून के निर्माण में, शासन प्रशासन और कानून के निर्माण में शासन प्रशासन और कानून
के निर्माण में वैसी शासन प्रणाली जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन प्रशासन और कानून के निर्माण में कानून का निर्माण करता हो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। 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 जैसे भारत अमेरिका कनाडा जैसे देशों में, जैसे भारत अमेरिका कनाडा जैसे देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जैसे भारत अमेरिका कनाडा जैसे देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जैसे भारत अमेरिका कनाडा जैसे देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। नीचे से लिखिएगा, दल के आधार पर, दल के आधार पर, दल यानी राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी, दल के आधार पर लोकतंत्र 3 प्रकार का होता है। दल के आधार पर लोकतंत्र 3 प्रकार का होता है। दल के आधार पर लोकतंत्र 3 प्रकार का होता है। 1 नंबर में एक दलीय लोकतंत्र वाला देश, डैश देकर, वैसा देश जहां की लोकतांत्रिक प्रणाली में, वैसा देश जहां की लोकतांत्रिक प्रणाली में कहने के लिए कई दल होते हैं, लेकिन सत्ता में हमेशा एक ही दल, लेकिन सत्ता में हमेशा एक ही दल अस्तित्व में रहता है। जैसे चीन में आगे द्विदलीय लोकतंत्र वाला देश, आगे द्विदलीय लोकतंत्र, द्विदलीय लोकतंत्र वाला देश, वैसे देश जहां वैसे देश जहां मुख्यतः दो पार्टियां ही अदल बदल कर शासन करती है, अदल बदल कर शासन करती है, द्विदलीय लोकतंत्र वाला देश कहलाता है। अरे कोई स्टाफ है जी? कहाँ है स्टाफ को बुलाइए तो। कहाँ गया सब? कहाँ गया है? कहाँ है जी? है ऊपर में नोट नहीं मिला है जी? है क्या है? ओम प्रकाश राउत जी, तुमको नहीं मिला है नोट? नोटंकी करता है जी, खोज के मारेंगे। फालतू कमेंट करता है। बंद कीजिए कल से डेमो जी, ठीक है? बंद कीजिए कल से सब फालतू सब। बायोलॉजी एक चैप्टर खत्म हो गया है ना? उसका क्वेश्चन आंसर हुआ है जी? उसका क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ, इसी वजह से हम रुके हुए हैं, नहीं तो आज से बंद करवा देते। कल बायोलॉजी का एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, कल के बाद डेमो बंद कर दीजिए।
जैसे ब्रिटेन अमेरिका, जैसे ब्रिटेन अमेरिका। आज ये बंद कर देते, हमको पता चला बायोलॉजी एक चैप्टर नहीं खत्म हुआ है, क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है। ये कुछ अभद्र आदमी के कारण जो है ना पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। सबको मिल गया है, एगो को नहीं मिला है। बहुदलीय लोकतंत्र वाला देश है, एक आध गो जो है ना गंदा चीज पूरा चीज को खत्म कर देता है। बहुदलीय लोकतंत्र वाला देश, वैसा देश जहां वैसा देश जहां है। कहां गया जी स्टाफ? बोल रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है, सब मर गया है। कहां है स्टाफ सब्जी? अरे ऊपर में नहीं दिया है नोट, 10-15 को बचा हुआ है तो उसको दीजिएगा ना। आइए स्टाफ सब कहां गया? सबको बोलिए क्लासरूम में रहेगा। सब रहता कहां है? सब स्टाफ सबको क्लासरूम में दीजिए, मुंह नहीं ताकेगा। वैसा देश जहां कई सारे राजनीतिक दलों का अस्तित्व होता है, वैसा देश जहां कई राजनीतिक दलों का अस्तित्व होता है, बहुदलीय लोकतंत्र वाला देश कहलाता है। बहुदलीय लोकतंत्र वाला देश कहलाता है। जैसे भारत, जैसे भारत। चलिए अब आइए यहां पे, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। पर्यटन का सतत वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, यानी इसका आंसर ए होगा। करंट का क्वेश्चन है, आपको याद नहीं रखना है, लेकिन 2021, 2022, 2023 यूएनओ ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो 2021, 2022, 2023, ठीक है। अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 को यूएनओ ने मोटे अनाज या बाजरा का वर्ष घोषित किया है 2023 को। और 2022 की हम बात करें तो मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित 2022 को किया है। और 2021 की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो अब तो 2021 बीत गया, 2022 न चल रहा है जी, 2022-23 याद रखिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने 2022 को मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और 2023 को मोटे अनाज या बाजरा का वर्ष घोषित किया है। मोटे अनाज या बाजरा का वर्ष घोषित किया है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए जो किताबुल हिंद पुस्तक है वह अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है, अल बरूनी। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, आपको प्राचीन काल में, सॉरी प्राचीन काल नहीं बल्कि 11वीं सदी में, 11वीं सदी मतलब 1000 ईस्वी से 1100 ईस्वी, समझ गए। तो आपको 11वीं सदी के पूर्वार्ध में 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक जो है महमूद गजनबी लगातार 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनबी लगातार 17 बार आक्रमण किया था और इस महमूद गजनबी के साथ ही अल बरूनी आया था। महमूद गजनबी के साथ ही अल बरूनी भारत आया था और अल बरूनी भारत आया, भारत में लंबे अरसे तक रुके और अल बरूनी ने भारत के विषय में जाना और भारत के विषय में जानने के बाद अल बरूनी ने उस समय के भारत की, यानी 11वीं सदी के भारत की, 11वीं सदी के भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक स्थिति का वर्णन अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में किया, जिस वजह से किताबुल हिंद नामक ग्रंथ को 11वीं सदी का दर्पण भी कहते हैं। 11वीं सदी का दर्पण भी कहते हैं। बीपीएससी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 11वीं सदी का दर्पण किसे कहा जाता है? तो 11वीं सदी का दर्पण जो है किताबुल हिंद को कहा जाता है। इसकी रचयिता अल बरूनी है, जो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, जो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। याद रखिएगा, अल बरूनी का जो मूल नाम है वह अबू रेहान है। अबू रेहान, अल बरूनी का मूल नाम क्या है? अबू
रेहान, और यह मूलतः ख्वारिज्म का रहने वाला था, ख्वारिज्म का रहने वाला था, और अरबी और फारसी भाषा का बहुत बड़ा विद्वान था, अरबी और फारसी भाषा का बहुत बड़ा विद्वान था, और हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला भी प्रथम विद्वान। देखिए कैमरा बंद हो गया है, कैमरा बंद हुआ है। क्या हुआ? हाँ, काहे लाइट का इतना कटता है जी? तो ये बड़ा अजीब हाल है लाइट का, हमको तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, पता नहीं लाइट का क्या हो गया। चलिए बताइए, 1 सेकेंड, पूरा मूड कचरा कर देता है। समझ गए? चलिए ठीक है, आज इतना ही, इससे आगे अगले क्लास में देखते हैं। चलिए देखिए देखिए, भागने में देखिए, देखिए ना भागने में, जीवन में कुछ कर पाइएगा, कुछ उखाड़ लीजिएगा, आपको लगता है उखाड़ पाइएगा? देखिए देखिए, जाइए 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 जाइए, ऐसे आते रहिए जाते रहिए, आओ सनम जाओ सनम, एकदम आते रहिए जाते रहिए, नौकरी तो हो ही जाएगा, नौकरी दाल भात चोखा है ना सब। होमवर्क क्या दिए थे जी? याद करके आए हैं? आए हैं ना? और बोले थे इतिहास का बुक लेकर के आना, बोले थे ना इतिहास का बुक लेके आए हैं? हाँ आए हैं। देखिए ये घटना चक्र का बुक है इतिहास का, इससे होमवर्क सीरीज चला रहे हैं, ठीक है? होमवर्क में पहला चैप्टर तो आप कर लिए हो, पहला चैप्टर कर लिए है ना? देखिए होमवर्क में आपको दूसरा चैप्टर है, होमवर्क में क्या है आपको? दूसरा चैप्टर, दूसरा है सैंधव सभ्यता और संस्कृति। बस यही चैप्टर में जितना क्वेश्चन है आप करके आइएगा, ठीक है? टोटल 81 गो क्वेश्चन, 82 गो क्वेश्चन है, सॉरी 82 गो क्वेश्चन है, और टारगेट रहेगा एक दिन में 100 क्वेश्चन। हम आपको पढ़ाए नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम पढ़ा दिए हैं, फिर भी आपको इसका क्वेश्चन आंसर जो है याद करके आना है, इसका डिस्कशन साथ में है, तो आप इसको करके आइएगा। और अगले क्लास में हम आपको पूछेंगे, मतलब इसका पहला चैप्टर भी पूछेंगे, दूसरा चैप्टर भी पूछेंगे, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर भी पूछेंगे, और पॉलिटी का पहला चैप्टर भी पूछेंगे, सब चीज पूछेंगे। अगले क्लास में हम थोड़ा देर पहले आएंगे, आप लोग बड़ी बकचोदी करते हैं क्लास में, ठीक है? तो अब अगले क्लास में हम 10 मिनट पहले आएंगे, समझे? तो 10 मिनट तक आप लोग करते रहिएगा। लीजिए, चलिए होमवर्क दे दिया, इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं। बंद नहीं हुआ है।